दुनिया के सबसे बड़े रहस्यमय स्थानों में से एक द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा 481 फीट लंबे और 55,000 मीटर स्क्वायर आधार वाले इस पिरामिड को उस दौर में कैसे बनाया गया था जिस दौर में विज्ञान और तकनीक का नामो निशान नहीं था। उस दौर में कई सौ टन वजनी इस स्टोन को एक के ऊपर एक रखकर 481 फीट ऊंचाई वाले इस पिरामिड को कैसे बनाया गया। और सबसे बड़ा सवाल, पिरामिड बनाने की शुरुआत क्यों और कब किया गया। क्यों मिस्र के महान पिरामिड के बाद कोई दूसरा पिरामिड नहीं बनाया गया। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं पिरामिड की शुरू से अंत तक की कहानी। Built around 2500 BC, it is the tallest structure on Earth for more than 3,500 years. Built as gargantuan tombs of shining white limestone, the pyramids were designed to hide dark secrets of the dead. इस कहानी की शुरुआत लगभग 3000 ईसा पूर्व होती है, जब मिस्र के राजाओं को मृत्यु के बाद वाली दुनिया पर विश्वास हो जाता है। प्राचीन मिस्र में लोग मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। उन लोगों का मानना था मृत्यु के बाद तो शरीर को दफना दिया जाता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है। इन आत्माओं को उन्होंने कई भागों में बांटा है। आत्मा को मृत्यु के बाद भी शरीर का जरूरत पड़ता है, इसीलिए शरीर को सुरक्षित रखना जरूरी है। यही कारण है कि शरीर को सुरक्षित रखने के लिए शरीर सुखाने और लेप लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई। उन लोगों ने आत्मा को दो भागों में बांटा। पहला भाग का नाम उन्होंने का और दूसरे भाग का नाम बा रखा। आत्मा के दोनों भागों का और बा को मृत्यु के बाद भी खाने पीने की जरूरत पड़ती है, इसीलिए मृतक के शरीर के पास खाने पीने का सामान भी रख जाते थे। मृत्यु के बाद भी आत्माओं को उसकी रोजमर्रा की जरूरत के चीजों से दूर न रहना पड़े, इसीलिए मृत शरीर के साथ आभूषण, कपड़े इत्यादि सामान रख जाते थे। उसकी इसी धारणा ने मिस्र के इतिहास के क्रमिक विकास पिरामिड को जन्म दिया। इन सब की शुरुआत हुई मिट्टी में मृत शरीर को दबाने के साथ। चूँकि मिस्र के लोग अगले जन्म में विश्वास रखते थे, इसीलिए मरने के बाद वहाँ मृतक के शरीर को जमीन में एक गड्ढा खोदकर दफनाने की प्रथा थी। रेतीले जमीन में एक चटाई के ऊपर मृत शरीर को रखकर उसे रेत और मिट्टी से ढक दिया जाता था। रेगिस्तानी धरती में तपती हुई रेत इनके लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच प्रदान करता और उन्हें सड़ने से बचाते थे। सड़ने के बजाय वो गर्मी के कारण सूख जाते थे। यही मृतक शरीर के मम्मीकरण का सबसे पहला और प्राकृतिक तरीका था। मृत शरीर के साथ ही उस इंसान की सारी जरूरत की चीजें जैसे उसके वस्त्र, आभूषण, खाने पीने की कुछ चीजें इत्यादि भी रख दी जाती थी। यहाँ कोई शरीर दफनाया गया है, इस बात की पहचान के लिए मिट्टी के एक छोटे ढेर बना दिया जाता था। यही मिट्टी का छोटा सा ढेर आगे चलकर एक पूरा का पूरा पिरामिड का रूप लेने वाला था। मिट्टी के ढेर के साथ दिक्कत यह थी कि जानवर गड्ढे खोदकर मृत शरीर को खा जाते थे। इससे बचने के लिए समय के साथ मिट्टी के ढेर थोड़े बड़े होते गए, लेकिन इसी के साथ एक और समस्या शुरू हो गई। चूँकि जमीन के अंदर रोजमर्रा की जरूरतों के सामानों के साथ आभूषण भी गाड़े जाते थे, तो ऐसे गड्ढों से आभूषण निकालना चोरों का पसंदीदा काम बन गया था। उपद्रवी चोर आभूषण को चुराकर मकबरे को तोड़ फोड़ देते थे। इससे बचने के लिए समय के साथ मिट्टी के ईंटों और लकड़ियों का प्रयोग करके एक आयताकार शक्ल का चीज बनाया गया, जिन्हें मस्तवा का नाम दिया गया। एबिडोस और सकारा में ऐसे निर्माण देखने को मिलता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मिस्र में मस्तवा बनाने का यह विचार मेसोपोटामिया से आया होगा। अब मृत शरीर को सीधे जमीन में दफनाने के बजाय ताबूत का प्रयोग होने लगा, जिससे रेत द्वारा प्राकृतिक मम्मीकरण की प्रक्रिया बंद हो गई, जिससे मम्मीकरण में कई समस्याएं आने लगी। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए मिस्र के लोगों ने शरीर को सुखाकर एक विशेष प्रकार की लेप लगाने की प्रथा शुरू किया। यही लेपयुक्त मृत शरीर आगे चलकर प्राचीन मिस्र की मम्मी के रूप में प्रसिद्ध हुई। लेकिन मम्मीकरण की सुविधा सभी को नहीं प्राप्त थी। मिस्र के समाज में सामाजिक वर्गीकरण बहुत ज्यादा था। समाज उच्च और निम्न वर्ग में बटा हुआ था। उच्च वर्ग में राज परिवार के सदस्यों के अलावा प्रशासनिक अधिकारी और अमीर लोग शामिल थे। मम्मीकरण की सुविधा केवल इन्हीं लोगों को उपलब्ध थी।
वैसे भी यह प्रक्रिया लगभग 70 दिनों तक चलती थी। निम्न वर्ग के किसान और मजदूर इस प्रक्रिया के बोझ को उठाने में सक्षम नहीं थे, इसीलिए समानतः केवल राज परिवार के सदस्यों और उच्च अधिकारियों के शवों का ही मम्मीकरण होता था। इसके अलावा कुछ ऐसे पशु पक्षियों का भी मम्मीकरण होता था जो कि समाज में किसी देवता के प्रतीक रूप में पूजनीय होते थे। मस्तबा के निर्माण के दौरान जमीन के अंदर गड्ढे खोदकर लकड़ी के खांचे से कई भाग बनाए जाते थे। लकड़ी के कुछ भागों का उद्देश्य आभूषण चोरों को चकमा देना भी था। यह सभी प्रक्रियाएं मिस्र के प्राचीन राज्य के पहले और दूसरे राजवंश तक चला। सबसे पहला मस्तबा एबाइडस में बनाए गए, जो समय के साथ उत्तर दिशा में सकारा की तरफ बनाए जाने लगे। तीसरा राजवंश में राजा जोसेर के मकबरे के निर्माण के समय उसके वास्तुकार इम्होतेप ने मकबरे को भव्य रूप देने के लिए एक के ऊपर एक मस्तबों की 6 सतह बनाई। हर सतह निचले वाली सतह से छोटी होती जाती थी। इसके निर्माण में मिट्टी के ईंटों की जगह पत्थरों का प्रयोग किया गया। साधारण सी दिखने वाली पत्थरों की वह इमारत वास्तव में मानव इतिहास में भवन निर्माण की कला के विकास का एक महत्वपूर्ण अध्याय थी। सकारा में खड़ी स्टेम पिरामिड के नाम से प्रसिद्ध यह इमारत पत्थरों से बनी दुनिया की पहली इमारत समझी जाती है। स्टेम पिरामिड बनने के बाद ही मिस्र के राजाओं में भव्य मकबरों के निर्माण की एक होड़ शुरू हुई। यही होड़ आने वाले समय में गीजा में महान पिरामिड का निर्माण करवाएगा। चौथे राजवंश में राजा अस्नफरू ने स्टेम पिरामिड की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मिदुम में एक नए पिरामिड का निर्माण करवाया। उस पिरामिड की संरचना भी स्टेम पिरामिड के जैसा ही था, लेकिन बाद में पिरामिड के सीढ़ियों वाले हिस्से को लाइम स्टोन से भरकर उसे एक ठोस आकार प्रदान किया। वर्तमान पिरामिड से मिलती जुलती संरचना वाला यह पहला पिरामिड था। अस्नफरू को पिरामिड बनाने का कुछ ज्यादा ही शौक था। उसने एक नहीं बल्कि 4 पिरामिड का निर्माण करवाया। मिदुम पिरामिड के बाद उसने दूसरा पिरामिड दहशूर में बनवाया। अस्नफरू का दूसरा पिरामिड आज भी बेंट पिरामिड के रूप में दहशूर के रेगिस्तान में खड़ा है। बेंट पिरामिड के निर्माण में एक आयताकार आधार बनाया गया, फिर चारों दिशाओं से 4 त्रिभुजाकार दीवारें उठनी शुरू हुई, जिन्हें अंत में सबसे ऊपर एक केंद्र पर मिलना था। जब बेंट पिरामिड का निर्माण शुरू हुआ तो उसे सही मायनों में पिरामिड का ही शक्ल लेना था, लेकिन कुछ ऊंचाई तक बनाने के बाद इसके किनारे को कुछ ज्यादा ही कोण पर झुका दिया गया, जिसके कारण इसकी संरचना बदल गई। बेंट पिरामिड के इस अचानक झुकाव की 2 वजह मानी जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि निर्माण शुरू करने के बाद इस पिरामिड के ढांचे में मजबूती को लेकर कुछ समस्या आ गई। उस समस्या को दूर करने के लिए इसके किनारे को ज्यादा कोण पर झुकाना पड़ा, जिसके कारण बेंट पिरामिड को उसका वर्तमान स्वरूप प्राप्त हुआ। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि अस्नफरू के जीवन में ज्यादा समय न बचने के कारण उसने तेजी से पिरामिड का निर्माण कार्य खत्म करने को कहा और इसीलिए जल्दबाजी में पिरामिड संरचना पूरी करने के लिए उसके किनारे को ज्यादा झुका दिया गया। ऐसा भी माना जाता है कि बेंट पिरामिड के नीचे और ऊपर के हिस्से निचले मिस्र और ऊपरी मिस्र का प्रतिनिधित्व करता है और पिरामिड का ऐसा आकार दोनों हिस्सों की एकता को दर्शाता है। अस्नफरू का तीसरा पिरामिड बेंट पिरामिड से थोड़ी ही दूरी पर दहशूर के रेगिस्तान में खड़ा है, जिसे लाल पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। लाल पिरामिड वास्तव में पहला पिरामिड था जिसकी संरचना एक परफेक्ट पिरामिड के रूप में थी। इस पिरामिड के बाहरी हिस्सों पर सफेद तुरा लाइम स्टोन की परत चढ़ाई गई थी, लेकिन समय बीतने के साथ ही पिरामिड के बाहरी सतह निकलने लगे। बाहरी सतह निकल जाने से अंदर लगे लाल लाइम स्टोन की संरचना दिखने लगी, जिसके कारण इसे लाल पिरामिड कहा जाता है। लाल पिरामिड चूंकि अस्नफरू ने ही बनवाया, इसीलिए बेंट पिरामिड की झुकाव की दूसरी वजह कि अस्नफरू के पास ज्यादा समय नहीं था, यह गलत प्रतीत होता है। इन तीनों के अलावा अस्नफरू ने सेला में एक और पिरामिड का निर्माण करवाया। हालांकि ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के पश्चात अस्नफरू के शव को बेंट पिरामिड के ऊपरी हिस्से या फिर लाल पिरामिड में दफनाया गया, क्योंकि अभी तक इतनी सारी पिरामिड बन चुका था। इसीलिए पिरामिड के बाहरी संरचना के वास्तविक प्रकार को लेकर किसी के मन में कोई संशय नहीं रहा। इसके बाद के राजाओं को
फिर केवल पिरामिड की विशालता, भव्यता और अंदरूनी हिस्सों की जटिलता पर ध्यान देना था। पिरामिड की भव्यता के इसी दौर में स्नेफरू के बेटे खुफू ने गीजा में एक बहुत बड़ा पिरामिड, द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का निर्माण करवाया, जिसे गीजा के महान पिरामिड के नाम से जाना जाता है। यह भव्यता के दौर की चरम था। गीजा का महान पिरामिड प्राचीन दुनिया का सबसे पहला अजूबा था। यह भी एक आश्चर्य ही है कि उसके बाद बने प्राचीन दुनिया के बाकी सारे अजूबे धूल में मिल गए, लेकिन गीजा का महान पिरामिड वैसे ही सिर उठाए खड़ा है। कहानियों, किस्सों और रहस्यों से भरा यह पिरामिड सैकड़ों पीढ़ियों से दुनिया भर के शोधकर्ताओं और टूरिस्टों को आकर्षित करता आ रहा है। इस पिरामिड के निर्माण में लगे लाइमस्टोन के बड़े बड़े टुकड़े की ढुलाई पास से ही की गई। बाहरी आवरण में लगे सफेद लाइमस्टोन के ब्लॉक तोरा नाम के जगह से लाए गए। ऐसा कहा जाता है कि मिट्टी के चौड़े रैंप बनाकर लकड़ी के लठों द्वारा उन्हें खिसकाकर पिरामिडों के निर्माण स्थान पर एक के ऊपर एक रखा जाता था। निचले हिस्सों में लगे पत्थरों के टुकड़ों का वजन 3 टन तक है, तो वहीं राजा के चैम्बर में लगे गुलाबी ग्रेफाइट के टुकड़ों का वजन 40 से 70 टन वजनी है। ग्रेफाइट के कई सारे टुकड़े को करीब 800 किलोमीटर दूर स्थित अस्तवान से भी लाया गया है। पिरामिड के अंदर प्रवेश करने वाली असली रास्ते को पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि एक अन्य प्रवेश द्वार है जिसे रोबोट टनल कहा जाता है। इस टनल के जरिए राजा के मुख्य चैम्बर तक जाने की इजाजत है। पिरामिड के अंदर राजा के मुख्य चैम्बर तक पहुंचने के लिए एक संकरे रास्ते पर करीब 100 मीटर तक चलना होता है। पिरामिड के अंदर राजा के मुख्य चैम्बर के अलावा रानी का भी एक चैम्बर है। कई सारे संकरे रास्ते, गुप्त कमरे और गैलरी बनाई हुई है। राजा का चैम्बर पूरी तरह गुलाबी रंग के ग्रेनाइट के पत्थरों से बनाया हुआ है। एकदम सपाट बनी छत में 9 बड़े बड़े पत्थर लगे हैं, जिसका कुल वजन 400 टन से ज्यादा होगा। फिर एक के ऊपर एक ऐसे ही 5 चैम्बर बने हैं और सभी का निर्माण इसी सटीकता के साथ किया गया है। चैम्बर की दीवारों में पत्थरों को ऐसी सटीकता के साथ रखा गया है कि उनके बीच जरा भी रिक्त स्थान नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि चैम्बर के अंदर गुलाबी रंग के पत्थर के बड़े से बॉक्स में राजा खुफू का कब्र रखा गया था और फिर उसे पत्थर के ही बने स्लैब से ढक दिया गया था। हालांकि अब वहाँ ना तो वो पत्थर का कब्र है और ना ही राजा की मम्मी। ऐसा माना जाता है कि लुटेरों ने आक्रमण करके इस पिरामिड को लूट लिया होगा। खुफू के महान पिरामिड के बगल में ही गीजा का दूसरा पिरामिड, द सेकंड पिरामिड ऑफ गीजा खड़ा है, जिसे उसके बेटे खराफे ने बनवाया। दूर से देखने पर खराफे का पिरामिड महान पिरामिड से बड़ा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में इसकी ऊंचाई महान पिरामिड से 10 फीट कम है। हालांकि इसका आधार महान पिरामिड की तुलना में थोड़ी ऊंचाई वाली जमीन पर बनी है और इसके ऊपरी हिस्सों में तुरा लाइमस्टोन का एक बड़ा सा टुकड़ा रखा हुआ है, जिसके कारण यह खुफू के पिरामिड से थोड़ा भव्य दिखता है। खराफे के पिरामिड में 2 प्रवेश द्वार होने की वजह से ऐसा माना जाता है कि शुरुआती दौर में इसे खुफू के पिरामिड से भी बड़ा और भव्य बनाने की योजना थी। इस पिरामिड में भी गुप्त कमरे, संकरे रास्ते और ग्रेनाइट की चट्टानों के अवरोध बनाकर लुटेरों को दूर रखने की पूरी कोशिश की गई थी, लेकिन इसके बावजूद लुटेरों ने सुरंग खोदकर पिरामिड के सुरक्षित हिस्सों तक पहुंच गए थे। खराफे के बेटे मेनकौरे ने गीजा का तीसरा पिरामिड, द थर्ड पिरामिड ऑफ गीजा बनवाया, जो बाकी दोनों पिरामिड की तुलना में छोटा है। इसको बनाने में प्रयुक्त की गई सारी ग्रेनाइट की चट्टानों की पॉलिश बाकी पिरामिडों की तरह चिकनी या चमकदार नहीं है। इसीलिए ऐसा समझा जाता है कि इस पिरामिड का निर्माण अधूरा ही रह गया। हो सकता है कि मेनकौरे का समय आते आते मिस्र के राजवंश में पतन का दौर शुरू हो गया होगा। तीसरा पिरामिड के बाद गीजा के पिरामिड कॉम्प्लेक्स में कोई विशेष प्रकार की पिरामिड नहीं बना। इसके बाद मिस्र के इतिहास में 5वें से 7वें राजवंश में राजाओं ने अलग अलग जगहों पर छोटे मोटे करीब 50 पिरामिड बनवाए। हालांकि उनमें से कोई भी पिरामिड गीजा के पिरामिड जैसा शानदार नहीं बना। कई इतिहासकार मानते हैं कि गीजा के पिरामिड में ही देश के ज्यादातर संसाधन झोंक दिए गए और उसके बाद पिरामिड के निर्माण में बड़े स्तर पर प्रयोग होने वाली ग्रेनाइट और लाइमस्टोन के पत्थरों का अभाव हो गया।
मिस्र के राजा पिरामिड के निर्माण में अपने सारे संसाधन झोंकने से कतराने लगे थे। एक दूसरा कारण यह भी बताया जाता है कि पिरामिडों के निर्माण में चाहे जितना सुरक्षा बढ़ता जाए, लेकिन लुटेरों का गहने चुराने और लूटपाट के प्रयासों में कोई कमी नहीं आई। ऐसा माना जाता है कि पिरामिडों के सुरक्षा में तैनात लोग भी इन लुटेरों से मिले हुए होते थे। इन सभी कारणों के वजह से पिरामिड को बनाने का फैशन घटता चला गया। मेनकौरे के राज के समय से ही मिस्र के राजवंश का पतन शुरू हो गया था। फाराओ का प्रभाव घटने के कारण मिस्र की एकता खंडित होने लगी। धीरे धीरे मिस्र के सत्ता के दो केंद्र बन गए, जिसमें पहला था निचले मिस्र में स्थित हेराक्लियोपोलिस और दूसरा था ऊपरी मिस्र में स्थित थेब्स। करीब 125 सालों तक दोनों क्षेत्र एक दूसरे से संघर्ष करते रहे। यह वह समय था जब प्राचीन मंदिरों में तोड़फोड़ की गई, कलाकृतियों से छेड़छाड़ हुई और राजनीति अराजकता के परिणाम स्वरूप राजाओं की मूर्ति को तोड़ दिया गया। इसके बाद थेब्स के राजा मेंटहोटेप ने निचले मिस्र पर अधिकार करके एक बार फिर से मिस्र का एकीकरण किया। इस प्रकार देखा जाए तो मिस्र में पिरामिड का निर्माण मुख्य रूप से राजाओं के शरीर को सुरक्षित रखने के लिए एक मकबरे के रूप में किया गया था। पिरामिड के बहुत से ऐसे रहस्य हैं जिससे अभी तक पर्दा नहीं उठा है और पुरातत्ववादियों का शोध जारी है। और अगर यहाँ तक वीडियो देख ही लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो आपके लेफ्ट या राइट साइड में 2 वीडियो आ रहा होगा, उसे भी जरूर देखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।